पाठ से। आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे की दी गई गतिविधियाँ इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? चरण, हिमालय, वंशी, सिंधु। सही जवाब है सिंधु। नंबर 2, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। इसका सही जवाब है भारत की प्रशंसा की गई है। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। इसका जवाब विद्यार्थी स्वयं से दे। मिलकर मिलान करें। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इसके सही अर्थों या संदर्भों में मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या शिक्षक की सहायता ले सकते हैं। शब्द है हिमालय। इसके संदर्भ ये हिमालय के लिए शब्द आता है भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला। यह है नंबर 1। त्रिवेणी, 3 नदियों से मिली हुई जलधारा या संगम। मलय पवन। नंबर 6 पे है दक्षिण भारत से मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु। ये है नंबर 3। सिंधु, सिंधु का अर्थ होता है समुद्र। एक नदी का नाम भी सिंधु है। गंगा यमुना, गंगा यमुना भारत की प्रसिद्ध नदियां हैं। रघुपति, श्री रामचंद्र का एक नाम है और वे दशरथ के पुत्र थे। ये रहा नंबर 6। नंबर 7 में है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र थे, उनका एक नाम वासुदेव भी है। ये रहा नंबर 7। सीता, सीता राजा जनक की पुत्री थी, उन्हें जानकी नाम से जानते हैं। गीता, एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता। इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद हैं जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। ये है आपका नंबर 9। नंबर 10 पे है गौतम बुद्ध, एक प्रसिद्ध महापुरुष, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। इसका जवाब यहाँ ख़त्म होता है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इस पर विचार कीजिए। आपको इसका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा के अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। कवि कहते हैं कि यह वह भूमि है जहाँ धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी करना पड़े तो पीछे नहीं हटता। महाभारत का युद्ध इसका प्रमाण है। यह वीर योद्धाओं की भूमि है। यह बुद्ध भूमि मेरी अर्थात सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने वाला मानवता की भूमि है। यह मातृभूमि मेरी, यह भूमि मेरी माता के समान है। वह जन्मभूमि मेरी क्योंकि यह मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है। आगे चलते हैं दूसरे पेज पर। सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका पर लिखिए। कोयल कहाँ रहती है? कविता में शब्द आया है कोयल अमराइयाँ में रहती है अर्थात आम के पेड़ पर या आम के बगीचे में रहती है। तनमन कौन संवारती है? तनमन मलय पवन संवारती है। झरने कहाँ से झरते हैं? झरने पहाड़ियों से झरते हैं। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? किसी ने कहा है वंशी सुनाया था और किसी ने इसका पुनीत गीता के बारे में कहा है। लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण ने वंशी और पुनीत गीता दोनों ही सुनाया था। गौतम ने किसका यश बढ़ाया था? गौतम ने अपने देश का यश बढ़ाया था। नदियाँ लहर रही है, पग पग शहर रही है। लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, वेश, जोश। और शहर का अर्थ होता है बिखरना, छितरना, छिटकना, फैलना। कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए कहाँ कहाँ छटा शहर रही है। कवि के अनुसार छटा जहाँ जहाँ से नदियों का जल बहता गया है, छटा वहीं ठहर रही है। किसका पानी लहर रहा है? गंगा, यमुना और त्रिवेणी नदियों का पानी लहर रहा है।
कविता की रचना। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है। यमुन शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए आया है। कभी कभी कवि कविता का लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं। यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेगी। आपको जो विशेष बातें दिखाई दें उन्हें आपस में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे सबसे ऊपर इस कविता में एक शीर्षक है, मिलान। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। स्तंभ 1 पर है, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इसके लिए होगा, मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है और भूमि मेरी माँ के समान है। चिड़िया चहक रही है वो मस्त झाड़ियों में। इसके लिए है, वहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पंछी पेड़ पौधे के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है। यहाँ आम के घने उद्यान हैं जिसमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रही है। अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है। कोयल क्यों पुकार रही होगी, किसे पुकार रही होगी, कैसे पुकार रही होगी। बसंत ऋतु में जब आम के पेड़ों पर फूल लगते हैं तब कोयल खुशी से झूम उठती है। वह पुकार रही होती है। यह समय उनके प्रजनन का होता है, इसलिए वह अपने साथी को पुकार रही होगी। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। पवन किसका तन मन संवारती है, वह यह कैसे करती है। पवन अपने आसपास के समस्त प्रकृति का तन मन संवारती है। वह यह अपने शीतलता और सुगंध को फैलाकर करती है। शब्दों के रूप। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता से भी ले सकते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जगमग छटा निराली, पग पग छह रही है। इस पंक्तियों में पग 2 बार आया है। इसका अर्थ है हर पग या हर कदम। शब्दों के ऐसे कुछ और जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनका अर्थ लिखिए। घर घर, जिसका अर्थ होता है हर घर या प्रत्येक घर। बाल बाल मतलब ये एक बाल बाल मतलब प्रत्येक बार बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ बाल बाल का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से। सांस सांस, हर सांस या प्रत्येक सांस। देश देश, प्रत्येक देश या हर देश। पर्वत पर्वत, हर पर्वत या प्रत्येक पर्वत। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ पता कीजिए। यहाँ बीच में भूमि लिखा हुआ है और इसके चारों तरफ 6 और शब्द बनाने के लिए दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है तप, देव, भारत, जन्म, कर्म, कर्तव्य, मरु, मलय, मल्ल, यज्ञ, रंग, रण, सिद्ध आदि। हम इसको भूमि के साथ जोड़ते हैं। जैसे जन्मभूमि, कर्तव्य भूमि, कर्म भूमि, मरुभूमि, यज्ञ भूमि, रंग भूमि, रण भूमि। तप भूमि का मतलब होता है जहाँ पे हम तपस्या करते हैं, वह तप भूमि होती है। देवभूमि अर्थात जहाँ पे देवताओं का निवास होता है उसे देवभूमि कहते हैं। भारत भूमि, जो भूमि भारत के अंतर्गत आती है उसे भारत भूमि कहते हैं। जन्मभूमि, जहाँ पर हम जन्म लेते हैं उसे जन्मभूमि कहते हैं। कर्म भूमि, जो भूमि हमारे कर्म के लिए प्रधान हो उसे कर्म भूमि कहते हैं। कर्तव्य भूमि, जो भूमि के प्रति हमारा कर्तव्य निश्चित हो उसे कर्तव्य भूमि कहते हैं। मरुभूमि, जहाँ पर मरु अर्थात बालू भरा हो उसे मरुभूमि कहते हैं। मलय भूमि, जहाँ मलय पर्वत की भूमि को मलय भूमि कहते हैं। मल्ल भूमि, जहाँ पर मल्ल युद्ध का आयोजन होता है उसे मल्ल भूमि कहते हैं। यज्ञ भूमि, जो भूमि यज्ञ से संपन्न हो उसे यज्ञ भूमि कहते हैं। रंग भूमि, जो रंगों से भरा हो उसे रंग भूमि कहते हैं। रणभूमि, जहाँ पे युद्ध किया जाता है उसे रणभूमि कहते हैं। सिद्ध भूमि अर्थात जहाँ पे सिद्धि की प्राप्ति होती है उसे सिद्ध भूमि कहते हैं। थोड़ा भिन्न थोड़ा समान। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। यहाँ पे एक शब्द है दया और दूसरे पंक्ति में है
दिया। दोनों का शब्द अक्षर एक ही है, थोड़ी सी मात्रा अलग है, जिससे इन दोनों का पूरा अर्थ ही बदल जाता है। दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन एक मात्रा के कारण शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल गया है। आप भी अपने समूह में मिलकर ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिनमें केवल एक मात्रा का अंतर हो, जैसे घड़ा और घड़ी। पाठ से आगे आपकी बात। इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं, वह स्थान आपको कैसा लगता है, उस स्थान की विशेषताएं को बताइए। विद्यार्थी इसे खुद स्वयं करेंगे। उसके लिए यहाँ संकेत दिया हुआ है। आप जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ की प्रकृति कैसी है, वहाँ खान पान कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ के प्रसिद्ध स्थान के बारे में आदि आप चर्चा करेंगे। अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए। उनकी कौन सी बातें आपको अच्छी लगती है। विद्यार्थी इसे स्वयं करें कि उनके परिवार में ऐसा कौन सा सदस्य है जो उन्हें अच्छा लगता है, या फिर उनके मित्र में कौन सा मित्र है जो उन्हें अच्छा लगता है और उनकी कौन कौन सी बात उन्हें अच्छी लगती है। वंशी से। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। वंशी बांसुरी को कहते हैं। यह मुंह से फूंक कर बजाया जाने वाला एक वाद्य यानी बाजा है। नीचे फूंक कर बजाए जाने वाले और भी कुछ वाद्यों के चित्र दिए गए हैं। इनके नाम शब्द जाल से खोजिए और सही चित्र के सामने लिखिए।